तो गलत सुंडी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम तालु शोष के बारे में। ये भी क्वेश्चन 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, साथ साथ इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी आपकी सिलेबस में है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तालु शोष को कोरिलेट किया गया है क्लेफ्ट पैलेट से। पहले हम खंडोस्ट या क्लेफ्ट लिप पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में बात कर रहे हैं क्लेफ्ट पैलेट या तालु शोष के बारे में। तो एक लाइन का कोटेशन है जो कि आपको याद करना है, शोषो अत्यर्थ दीयते च अपि तालु श्वासो वत्ता तालु शोष स पित्तात, यानी कि वात सहित पित्त सहित वात का अगर प्रकोप होता है तो वात और पित्त दोनों मिलकर तालु को सुखा देंगे, जिससे तालु विदीर्ण हो जाएगा और श्वास लेने में कठिनाई होती है, उसको तो कहते हैं तालु शोष। अब इसी तालु शोष को मॉडर्न में जो है क्लेफ्ट पैलेट से कोरिलेट कर दिया गया। अब वात पित्त बढ़े हुए हैं तो उनको कम करने के लिए स्नेहन स्वेदन वातनाशक चिकित्सा करानी है। तालु शोष में अगर तृष्णा नहीं है तो भोजन के उपरांत रोगी को घी पिला सकते हैं, क्योंकि घी अगर तृष्णा है फिर घी पिला दिया तो उसके बाद आप पानी नहीं दे सकते, तो घी उसी केस में देना है जब रोगी को तृष्णा ना हो। पिपली सोंठ से सिद्ध किया हुआ जल पिला सकते हैं। अम्ल द्रव्यों का गंडूष धारण करा सकते हैं, क्योंकि अम्ल जो रस होगा वो वात शामक रहेगा। जंगली मांस को स्निग्ध करके सेवन करा सकते हैं। दूध से निकले घृत का नस्य दे सकते हैं रोगी को, ठीक है, नवनीत का नस्य दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट मॉडर्न कोरिलेशन की, तो वही जैसा हमने क्लेफ्ट लिप पढ़ा था वैसा सही है। तो जेस्टेशनल पीरियड के दौरान एबनॉर्मल फेशियल डेवलपमेंट के कारण होने वाली कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है क्लेफ्ट पैलेट, क्योंकि फेशियल डेवलपमेंट में अगर कोई एरर आ गया, कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई, तो उसकी वजह से पैलेट है वो फ्यूज नहीं हो पाएगा और क्लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि दो टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देगा। क्लेफ्ट पैलेट हो या क्लेफ्ट लिप हो आर बर्थ डिफेक्ट कॉमनली कॉल्ड ओरोफेशियल क्लेफ्ट। इनको ओरोफेशियल, क्योंकि फेशियल डेवलपमेंट की वजह से हुआ है, माउथ और फेस के डेवलपमेंट की वजह से, तो इनको ओरोफेशियल क्लेफ्ट भी कहते हैं। क्लेफ्ट क्या होता है? ये फिशर या क्लेफ्ट क्या है? ओपनिंग है या फिशर है, उसको हम क्लेफ्ट कहते हैं, जो कि बॉडी के नेचुरल स्ट्रक्चर के नॉन फ्यूजन के कारण होता है। बॉडी के जो नेचुरल स्ट्रक्चर हैं फेशियल डेवलपमेंट के दौरान या किसी भी डेवलपमेंट के दौरान अगर फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो वहां पे फिशर बन जाती है, ओपनिंग रह जाती है, जिसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट पैलेट वह कंडीशन है जिसमें स्कल जो है हार्ड पैलेट स्कल और हार्ड पैलेट आपस में कंप्लीटली ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो क्लेफ्ट पैलेट में जो स्कल की जो बोन है और हार्ड पैलेट है वो आपस में अगर फ्यूज नहीं हो पाए प्रॉपर फेशियल डेवलपमेंट के दौरान, तो वहां पे एक जो है ओपनिंग रह जाएगी, जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे। अगर देखा जाए तो 1000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके अंदर क्लेफ्ट पैलेट का आपको केस मिले। पैलेट के जो है दो मेन कंपोनेंट रहते हैं, द प्री मैक्सिला, यानी कि 3 कंपोनेंट रहते हैं। पहला आता है प्री मैक्सिला, ये जो है मीडियल जो प्री मैक्सिला जो पोर्शन है पैलेट का वो मीडियल नेजल प्रोसेस से डेवलप होता है। फिर आते हैं 2 पैलेटाइन प्रोसेस, तो 3 हो गए ना, एक तो मैक्सिलरी प्रोसेस हो गया, 2 पैलेटाइन प्रोसेस हो गए। प्रत्येक जो पैलेटाइन प्रोसेस है एक मैक्सिलरी प्रोसेस से निकलता है, तो पैलेटाइन मैक्सिलरी बोन से निकलते हैं 2 पैलेटाइन प्रोसेस, और इनका जो फ्यूजन लाइन होता है वो इस तरीके से रहेगा, वाई शेप रहता है। क्लेफ्ट पैलेट इन्हीं प्रोसेस के फ्यूजन के फेलियर से उत्पन्न होता है। अगर ये पैलेटाइन प्रोसेस हैं जो कि मैक्सिला बोन से डेवलप हुए हैं, जो है डिराइव हुए हैं, अगर इनका फ्यूजन नहीं हो पाता है तो जो पेशेंट है, जो चाइल्ड पेशेंट है, उसको क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा। 2 टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट यानी कि जो कि एक्सटेंड करता है, इट एक्सटेंड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ पैलेट, यानी कि जिसमें सॉफ्ट और हार्ड पूरा कंप्लीट पैलेट इन्वॉल्व रहता है, उसको हम कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। इस केस में पैलेट के दो हाफ में गैप हो जाता है, पैलेट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक बीच में गैप हो जाता है अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। जैसे सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट पूरा का पूरा 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, जैसे ये मान लीजिए पूरा पैलेट वाला हिस्सा है, अब बीच में से डिवाइड हो गया, तो ये हो गया कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट। यदि गैप जो है दोनों साइड में प्रेजेंट है तब प्री मैक्सिला पैलेट से अटैच नहीं हो पाता है। अब दोनों साइड में अगर गैप है, इसका कारण क्या है कि जो प्री मैक्सिला है, ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये अटैच नहीं हो पाया पैलेटाइन प्रोसेस से, फ्यूजन नहीं हो पाया,
और इसीलिए ये बीच में लटका रह जाता है नेजल सेप्टम वाले रीजन में। फिर आता है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, इट इन्वॉल्व ओनली द बैक ऑफ पोर्शन ऑफ थ्रोट। इसमें केवल थ्रोट के बैक वाला जो रीजन है वो ही इन्वॉल्व रहेगा, यानी कि सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व रहेगा। इट अकर्स एज अ होल इन द रूफ ऑफ द माउथ। और इसमें पूरा का पूरा जो पैलेट आपको दो हिस्सों में नहीं डिवाइड दिखाई देगा, केवल जो पैलेट है तो माउथ के रूप में एक छोटा सा होल दिखाई देगा, उसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट। यूजुअली इसमें सॉफ्ट पैलेट में ही क्लेफ्ट होता है, हार्ड पैलेट में क्लेफ्ट नहीं होता है। हार्ड तो केवल कंप्लीट वाले में ही इन्वॉल्व रहेगा। इनकम्प्लीट क्लेफ्ट पैलेट में एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज ऑलवेज फॉर्म नॉर्मली, यानी कि जो हार्ड पैलेट है वो नॉर्मली फॉर्म होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, उसमें किसी तरह की क्लेफ्ट नहीं बनेगी। केवल और केवल जो बैक पार्ट है थ्रोट का वही इन्वॉल्व रहता है। एक और टाइप आता है यूनिलैटरल। इट अकर्स ऑन द वन साइड, एक तरफ होता है तो यूनिलैटरल, दोनों तरफ के पैलेट इन्वॉल्व है तो उसको बाइलैटरल कहते हैं। ठीक है, फिर सिम्टम की बात करें तो सिम्टम क्या रहेंगे। अब पैलेट फ्यूज नहीं है, ठीक है, तो बच्चा जो है फीड नहीं कर पाएगा, तो फीडिंग प्रॉब्लम रहेंगी ड्यू टू लैक ऑफ सक, क्योंकि सक नहीं कर पाएगा, निपल को सक नहीं कर पाएगा। साथ साथ क्या रहेगा, हियरिंग लॉस हो जाएगा क्योंकि पैलेट फ्यूज नहीं है, और इस वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे मिडल ईयर में। इसीलिए हो सकता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाए और एक टाइम बाद हियरिंग लॉस भी हो जाए। स्पीच प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि ओरल और नेजल कैविटी के बीच में ओपनिंग है, तो जो साउंड का जो रेजोनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसीलिए स्पीच प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि बार बार नेजल कैविटी में एयर लीक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हाइपर नेजल जो वॉइस है रेजोनेंस होगा, उसकी वजह से स्पीच प्रॉब्लम रहेगी, जिसके कारण इनएबिलिटी टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ पैलेटल कॉन्सेंट, जैसे कि बी डी के पी टी, जिसमें पैलेट की हेल्प मिलती है, वो जो है प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। डेंटल प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि पैलेट नहीं बना, पैलेट जो है वो भी मैक्सिलरी बोन का हिस्सा है और ऊपर वाले जो टीथ है वो भी मैक्सिलरी बोन के सॉकेट में फिट है, तो इरेगुलर डेंटिशन रहेगा, ग्रोथ रिटार्ड रहेगी। ग्रोथ रिटार्ड क्यों रहेगी, क्योंकि फीड नहीं कर पा रहा है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा उस वजह से, तो ग्रोथ भी रिटार्ड रहेगी। नेजल रिजर्जिटेशन रहेगा क्योंकि अब नेजोफेरिंक्स कवर नहीं है, नेजल कैविटी प्रॉपरली ओपन है, तो इजीली नेजल रिजर्जिटेशन भी होता रहेगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्री सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, क्लेफ्ट पैलेट को पैलेटल ऑब्ट्यूरेटर या अन्य प्रोस्थेटिक डिवाइस की हेल्प से हम कवर कर देते हैं। कब तक कवर कर देते हैं, जब तक सर्जरी परफॉर्म नहीं हो रही है, जिससे बच्चे को फीड करा सके। तो जो भी हिस्सा ओपन है उसको हम कवर कर देते हैं पैलेटल ऑब्ट्यूरेटर की हेल्प से या कोई प्रोस्थेटिक डिवाइस की हेल्प से। फिर सर्जरी ही करानी पड़ेगी। 3 मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट ऑपरेशन क्या है, टू प्रोड्यूस एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट। क्यों करानी पड़ेगी क्लेफ्ट पैलेट में सर्जरी, कि एनाटॉमिकल जो क्लोजर नहीं हो पाया उसमें जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए। टू क्रिएट एन अपर्चर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल स्पीच, क्योंकि बोल भी तो नहीं पा रहा, स्पीच प्रॉब्लम है, तो उसके लिए। टू मिनिमाइज द मैक्सिलरी ग्रोथ डिस्टर्बेंस एंड डेंटो एरियोलर डिफॉर्मिटी, उसको क्योंकि डेंटिशन भी इसका प्रॉपर नहीं हुआ है, डेंटल इश्यूज भी हैं, ग्रोथ डिस्टर्बेंस भी है, मैक्सिलर बोन की स्पेशली ग्रोथ डिस्टर्बेंस है, तो उसको क्योर करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें सर्जरी परफॉर्म करानी पड़ेगी। सर्जरी जो है, हाँ, बच्चा जब 6 से 12 महीने का हो, इस बीच के गैप में ही सर्जरी करानी है। और लेंगर बैक्स ऑपरेशन या वार्डिल्स ऑपरेशन इसमें हम करवाते हैं। सर्जरी के स्टेप क्या रहेंगे, जो भी एंटीरियर 2 फ्लैप है किसके, पैलेट के, तो एंटीरियर 2 फ्लैप को हमें मिड लाइन की ओर लाना है। जैसे कि तालू बीच में फट गया तो एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है, तो दोनों को इधर मिड लाइन की तरफ लाना है। एंटीरियर 2 फ्लैप को मिड लाइन की ओर ला करके उसकी सूचरिंग कर देनी है। सूचरिंग कर दिया। पोस्टीरियर, पीछे वाले भी तो 2 हैं, पहले तो हमें आगे वाला जो, अगर कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट है तो पहले तो एंटीरियर वाले पोर्शन को जोड़ेंगे, फिर पोस्टीरियर को। पोस्टीरियर 2 फ्लैप को मिड लाइन की ओर ला करके पोस्टीरियर पुल करके, जिसकी लेंथ इंक्रीज करनी हो, अगर वो ओरोफेरिंक्स व नेजोफेरिंक्स के बीच का जो
स्पेस है अगर वो डिक्रीज है तो उनकी लेंथ को इंक्रीज करके, पोस्टीरियर फ्लैप की लेंथ को इंक्रीज करके मिड लाइन की ओर लाके उनकी भी सूचरिंग कर देनी है। अब जब भी एंटीरियर पोस्टीरियर फ्लैप की सूचरिंग करते हैं तो उसके 3 स्टेप रहते हैं। नेजल म्यूकोसा की सूचरिंग करनी है विद फाइन कटगेट सूचर की हेल्प से, क्योंकि नेजोफेरिंग्स वाला हिस्सा है तो नेजल म्यूकोसा भी आएगी, तो उसकी सूचरिंग तो फाइन कटगेट सूचर से करनी है। सॉफ्ट पैलेट की मसल की भी कटगेट सूचर से ही करनी है। म्यूकोपेरियोस्टियल जो फ्लैप है उसकी करनी है सिल्क सूचर से सूचरिंग, ठीक है। सूचर लाइन की जो टेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि खिंचाव आएगा तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक रिलैक्सर टेंसल पैलेटाई जो मसल है वो उस टेंशन को रिड्यूस करेगा। नेजोफेरिंग्स के डायमीटर को रिड्यूस करने के लिए फेरिंगोप्लास्टी करवा सकते हो सकता है नेजोफेरिंग्स का जो डायमीटर है वो शॉर्ट हो गया तो उस पर टेंशन प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फेरिंगोप्लास्टी करवानी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें तो अगले 24 घंटे तक एयरवे को एकदम क्लीन रखना है ऑपरेशन कराने के बाद। पोस्ट ऑपरेटिव ओरल फ्लूइड जल्दी से जल्दी देना है। NSAID देनी है, पैरासीटामोल दे सकते हैं अगर पेन है तो, और ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखनी है। और बच्चे को फिर स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी क्योंकि उसको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम था, तो उसके बाद भी हो सकता है उसको स्पीच थेरेपी करानी पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा तालुशोस जो कि एग्जाम में पूछा जाता है 5 या 10 मार्क्स में। तो इसको आप पढ़िएगा, कुछ इश्यू हो नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।